तो नहीं ना, अब नहीं, हमें अब कौमी असेंबली की बात करने से बजट पे बहस जारी है पिछले 2 दिन से कौमी असेंबली में, और जो हो रहा है वो पता नहीं क्यों हो रहा है। खैर शायद होने के लिए ही ये सब कुछ हुआ था, और इतने बुरे हालात। खैर इंतहाई काबिल अफसोस है गवर्नमेंट और अपोजिशन के मुंतखब अरकान ने असेंबली का जो रवैया है, जैसा कि हमने बताया, इंतहाई गैर मुनासिब रहा। ये लोग करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, और इन अरकान असेंबली ने अवान का एहतराम कल भुला दिया। विफाक, पंजाब, सिंध के बजट इजलासों में भी जो सूरत हाल देखने में आई है, इस पर जितना भी अफसोस किया जाएगा। बिल्कुल, अरकान असेंबली अदम बर्दाश्त का शिकार नजर आ रहे थे। सियासी तलखियां, हुल्लड़बाजी, गालम गलोच के बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। हाँ, हम कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की असेंबलीज में इस तरह से होते हैं मामला, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, थप्पड़ों का भी तबादला होता है, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट में तो ये सूरत हाल बिल्कुल हमें अजीबो गरीब नजर आ रही है। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम तरीन इदारा होता है। अरकान असेंबली की जानिब से इसका तकद्दुस मुसलसल पामाल किया जा रहा है। मुंतखब अरकान असेंबली एक दूसरे के खिलाफ गैर मुनासिब जबान भी इस्तेमाल करते हैं, और कल हमने इसका तमाशा देखा कौमी असेंबली में कि ना वजीर आजम को तकरीर करने की इजाजत है, ना ही अपोजिशन लीडर खिताब कर सकता है। 2 दिन हो गए हैं कौमी असेंबली का ऐवान मछली मंडी बना हुआ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खिताब का मौका नहीं दिया जा रहा था, और जिस तरह से उन्होंने खिताब किया, और सबसे हैरानकुन बात यह है कि मुल्की तारीख में पहली बार बजट इजलास में अपोजिशन की बजाय हुकूमती अरकान की जानिब से ऐवान का माहौल खराब किया जा रहा था। दैट वाज सो सरप्राइजिंग। मतलब इस पे बंदा हंसे के मातम करे कि हुकूमती अरकान कहाँ इतने लाउड होते हैं, हुकूमतें कहाँ इतनी लाउड होती हैं जितनी भी, और ओपोजिशन का तो काम होता है कि वो जज्बात दिलाए और हुकूमत से गलतियां करवाए। अरकान की जानिब से सीटियां लेके लोग आए हुए थे, गालम गलोच, नाजेबा अलकाब, और खास तौर पे जो हमारे कंपैरेटिवली जो यंगर पार्लियामेंटेरियंस थे वो तो काबू नहीं आ रहे थे। मुराद सईद साहब तो डाइस के ऊपर चढ़ गए, और इस ऐवान को मुअज़्ज़िज़ ऐवान कहा जाता है, इन मेंबरान को मुअज़्ज़िज़ मेंबरान कहा जाता है, ऑनरेबल मेंबर्स कहा जाता है। आई एम अमेज़्ड कि ये कैसे हो गया। खैर गुज़िश्ता रोज जो हंगामा आ रही है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खातून रुकन असेंबली हैं उन समेत 2 अरकान जख्मी भी हुए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अरकान को बार बार सब्र की तलकीन तो करते रहे, सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर मैं कहूँ कि कल मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आए स्पीकर नेशनल असेंबली तो गलत नहीं होगा। आज भी कौमी असेंबली का इजलास दोपहर 2 बजे हो रहा है, सो अगर आप ये वाली रेसलिंग दोबारा देखना चाहते हैं, हमारी दुआ है कि ना हो, लेकिन आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब तो कुछ ऐसा ही लगता है। फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, ये भी एक यंग पार्लियामेंटेरियन है, पहली दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। इनके कई साथी जो पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आए, उनकी तरफ से जो कल हमने माहौल देखा, हमजा रेड्डी से बात कर लेते हैं। फरूख भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया जी। कतई तौर पे एक्सपेक्ट नहीं किया हमने, और आपके सभी जो चाहने वाले हैं तहरीक इंसाफ के, जो लोग आपके हामी हैं, एक पढ़ी लिखी जमात, कंपैरेटिवली नौजवान लोगों पर मुश्तमिल जमात, और ऐसी जमात जो कि तब्दीली का नारा लगा के आई। और तब्दीली हमें रवैयों में फरूख हबीब साहब चाहिए थी, आपको मालूम है निज़ाम बदलने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन ये वो काम है जो खुद से किया जा सकता था, यानी कि हर शख्स अपने आप को एक मिसाल के तौर पर पेश करता। कल क्या किया आपने, हुकूमत ने क्या किया? कल अपोजिशन ने तो जो किया सो किया, आपने क्या किया? नहीं देखें, बात यह है कि हुकूमत का करने का ये मामला नहीं है, हर चीज का एक पस मंजर होता है, वो मैं आपको बयान किए देता हूँ। देखें, मामला ये है कि कौमी असेंबली के अंदर डे 1 से इनकी ये स्ट्रेटजी रही। जिस दिन वजीर आजम साहब मुंतखब हुए हैं, इन्होंने वजीर आजम साहब को तकरीर नहीं करने दी, और मैं अब आपके सामने फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जितने बाइकआउट जो है वो इस ऑपोजिशन ने किए हैं, और बेबुनियाद किए हैं असेंबली के इजलासों के, जितनी हुल्लड़बाजियां, जितने शोर मचाना किया है इन्होंने, वो शायद असेंबली की तारीख में पहले कभी ना हुआ हो। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखे देता हूँ कि ये सिर्फ एहतजाज या नारेबाजी ठीक है, अपोजिशन करे, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये नहीं होता कि अपोजिशन के अरकान आकर हुकूमती बेंचों के ऊपर सामने आकर गालियां दे मुंह के ऊपर और इश्तियाल दिलवाएं। हमने एक बार नहीं, हमने बारहा जो है वो रोका, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि शायद हकान अब्बासी आ रहे हैं उठ के, वो कान में कह के जा रहे काम को और तेज करो और गालियां निकालो। उनके चीफ विप खड़े हैं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, वो खड़े हैं, उनको 20 बार कहा। और जो अली गौहर बलोच जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे थे कल वहां पर, जिस किस्म के वो नारे लगवा रहे थे, और पूरी जमात उन नारों का, उन गालियों का जवाब दे रही, वो जो गालियां दे रहे थे वो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो जब आप ये काम करेंगे, आप इश्तियाल दिलवाएंगे, और आपने किया आपकी बात दुरुस्त है, ये दोनों तरफ से हुआ। देखें, नहीं दोनों तरफ से, लेकिन मेरा सवाल ये है, मुकम्मल कर। एक मिनट सुन लें। देखें, ये दोनों तरफ का मामला नहीं है। मैं अपना आपको बता देता हूँ कि हमारी साइड से जो आप एक जो पहला वाकया रोहिल असगर साहब वाला, उसमें मैं जरा बाद में आता हूँ। जो मामला यहाँ पर है, यहाँ पर हमने एक पोजीशन ली
कि ऑपोजिशन जो है वो हमेशा हर बजट पर, हर इजलास पर हमारे साथ जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल का इजलास होता है जिसमें ऑपोजिशन हुकूमती अराकीन होते हैं, तय होता है कि इजलास किस तरीके से होगा, कौन कौन बात करेगा। वो जब हम जो चीज तय करते हैं उससे ये मुकर जाते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं। इस बार भी, कल भी हम इनके साथ बैठ के हमने कहा कि आप आए, हमें लिख के दें आप कि यहाँ पर जो है वो वजीर आज़म साहब भी जब आएंगे तकरीर करेंगे तो फिर आप उनकी तकरीर सुनेंगे। आपने जो एतराज करने, जितनी सख्त से सख्त तनकीद करनी है आप करें, मुहज़्ज़ब अंदाज से करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये हमेशा अपने लिखे हुए से पीछे हट जाते हैं। हमने सिर्फ इस वजह से शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान एहतजाजन इनके रवैयों के खिलाफ जो है वो हमने कहा था कि फिर हमें इन्हें तकरीर नहीं करने देंगे। अब मेरा सवाल इसमें फारूक हबीब साहब ये है कि आपको मालूम है कि जब भी जॉइंट सेशंस होते हैं या बजट सेशंस होते हैं, मैंने कई सेशंस आपके आने से पहले मैं बात करता कवर किए हैं, मुख्तलिफ अदवार में कवर किए हैं, तो उसमें होता ये है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया बैठा होता है, जो ऊपर पार्लियामेंट जो प्रेस गैलरी होती है पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा होता है, मुबस्सिरीन आए होते हैं। जिस भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने सर आज लिखा है ना, उसने ये नहीं लिखा कि तहरीक इंसाफ ने ये किया या नून लीग ने ये किया, उसने लिखा पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये हुआ। तो बदनाम सर वो इदारा हुआ जो पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, नंबर 1। उस इदारे के कस्टोडियन आपकी जमात के स्पीकर है जो कि कहते हैं कि मैं गैर जानिबदार हूं, जो कि नाकाम हुए उसका माहौल बरकरार रखने में। और फिर ओबियसली बीइंग गवर्नमेंट आपका ज्यादा किरदार इसलिए बनता है क्योंकि आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। कोई भी गवर्नमेंट होती उस पर जिम्मेदारी ज्यादा होती। जो हो गया वो तो हो गया, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे बढ़ के अब क्या कोई मैकेनिज्म बन पा रहा है जिसके बायस आज का इजलास उस किस्म की मुश्किलात का शिकार ना हो? इसमें मजीद पेशरफ्त क्या है, क्योंकि ये तो अब मामूल बन गया है कि वो भी नहीं बोलेंगे, हम भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं कौन बोलेगा। देखिए, मैं मैकेनिज्म की तरफ भी आ रहा हूँ। देखिए, मामला ये है कि इस कौमी असम्बली से हमने 110 कवानीन पास करवाए हैं। ये वो कवानीन है जो अभी हमारे 3 साल मुकम्मल नहीं हुए कौमी असम्बली को। हमने पौने 3 साल में 110 कवानीन पास करवाए। इनका मामला ये है कि उन कवानीन को, कुछ बिल्स ऐसे थे जो 2019 के असम्बली में ले हुए, फिर स्टैंडिंग कमेटियों की रिपोर्ट आती है पास होके, उनको भी साल 1.5 साल हो गया था। अब ऑपोजिशन ना उन बिल्स को पढ़ रही थी, ना उनमें पार्टिसिपेट कर रही थी, कोई दिलचस्पी का इनका इजहार नहीं कानून साजी के अंदर। इनका सिर्फ और सिर्फ ईवान का माहौल खराब करने के ऊपर जो है वो, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक ही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कौमी असम्बली जो है वो तन साजी, पहलवान साजी का अखाड़ा नहीं है, कानून साजी के लिए बनाई गई है। हम कानून साजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम वहां पर ऐसे बिल्स लेकर आ रहे हैं जो इंतहाई अहमियत की नौयत के बिल्स थे, जिनसे डायरेक्टली पब्लिक के बहुत सारे मामलात जो है वो रुके हुए थे। इन बिल्स पास होने से वो हुए। अब इनको ये नजर आ रहा था कि ये इन्होंने कानून साजी का अमल भी चला लिया है और असम्बली भी काम कर रही है, तो किसी तरीके से इसका माहौल खराब किया जाए। और आप ये देखें, फिर टारगेट करके जो हमारी खातून रुकन है मलिका बुखारी, उनके ऊपर बजट की सबसे पहले काम कहां से शुरू हुआ? गालियां, तो गालियां उनके ऊपर बुक मारी गई जो उनकी आंख पे लगी। जो उनकी बाईं आंख है वो, उसका कॉर्निया जो है वो उनका जो है वो इफेक्ट हुआ है उससे। और मेरे पास वो डॉक्टर की रिपोर्ट भी पड़ी है कि वो जख्मी है उनकी आंख जो। और एक खातून असम्बली के साथ ये काम किया गया है, उसके ऊपर कोई इनको नदामत नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई इन्होंने जो है हमारा सवाल अभी तक वहीं पे, हमारा सवाल अभी तक मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे। देखिए, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। देखिए, मामला फिर चलता कहाँ से? मामला चलता यहाँ से है कि जब स्पीकर साहब ने 20 बार कौमी असम्बली के स्पीकर ने इनको अप्रोच किया है और उनको ये है कि सबसे ज्यादा बोलने का टाइम भी ऑपोजिशन को दिया। आप कहते हैं ना हमारी जमात से हैं, लेकिन जब आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बन जाते हैं तो फिर एक फर्क भाई मैं आपको बात बताऊं, आपको भी मालूम हो गई है क्योंकि आप एक बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं और आपकी बड़ी जद्दोजहद है इस तक पहुंचने में, और हमें अच्छा भी लगता है जब आप जैसे कारकुनान अच्छी जगहों पे पहुंचते हैं, वजीर बनते हैं। लेकिन आपके जो स्पीकर साहब हैं, मेरा सवाल उन पे ये है कि ये पहले इतनी मोबाइल फोन की फुटेजेस कभी नहीं आती थी असेंबली में। सिग्नल्स तो आपको पता है वैसे ही नहीं आते, मोबाइल फोन्स तक अलाउड नहीं होते थे, और ऐसे कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस फुटेजेस बना के लीक करें। ये मुसलसल नाकामी हो रही है हाउस को मैनेज करने में। इतनी ज्यादा अगर हंगामे झगड़े हो भी जाते थे तो इतनी फुटेजेस बाहर नहीं आती थी। कल तो मुझे लगता है सभी मोबाइल उठा के बना रहे थे और फुटेजेस बाहर आ रही थी, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है फारूक साहब। देखें, उन्होंने अपना अल्टीमेटली जो ईवान के तकद्दुस को इंश्योर बनाने के लिए जो इकदाम हैं वो इकदाम तो जरूर लेंगे। उन्होंने सार्जेंट डांस भी वहां पर खड़े किए ताकि किसी किस्म का भी जो है वो लड़ाई झगड़े को वहां पर रोका जा सके। वो उसके ऊपर उनका कल ट्वीट भी आया, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन भी ले लिया और जो लोग भी इसमें मुलव्वस होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई
उन्हें करनी चाहिए, मैं भी ये समझ रहा हूँ, ताकि ऐवान का तकद्दुस जो है वो बहाल किया अच्छा, जा दो सके। लोग सिर्फ इसमें मैं हमें आपको बड़े एक- बड़े वाजे नजर सिर्फ आ रहे हैं, मैं- आपके कुलीग्स, एक सिर्फ तो अली मैं नवाज आपको- अवान साहब और एक मुराद सईद नहीं, साहब। तो जैसे कि कल स्पीकर साहब ने कहा है कि उनको ऐवान में नहीं आने दिया जाएगा, तो क्या ये दो अराकीन नहीं आएंगे ऐवान में? एक मिनट देखिए, बात ये है कि हम फिर कहते हैं ना, हम चाहते हैं आप लोगों से, हमने आपकी भी स्ट्रगल देखी हुई है, आप भी जो है वो बहुत मेहनत की, आपने भी मीडिया में आगे आने के लिए अपना नाम बनाया, आपने भी। देखिए मामला ये, तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख भी सामने आना चाहिए। जो शेख रोहेल असगर हैं, आप कभी अमूमन अराकीन असम्बली के पास आए तो बैठे, जब मामूल का इजलास चल रहा होता है ना, मामूल का भी, तो ये अपनी सीट से भी बैठ के जो है वो इस किस्म की मुग़लज़ात बयान फरमा रहे होते हैं कि मैं उन जबान पे नहीं ला सकता। अभी हालिया दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर का जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर जिस किस्म की जबान उन्होंने इस्तेमाल की, वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो लिहाजा जब वहां पर कल फिर उन्होंने वही जबान दोहराई, तो भाई आपका और मेरा रिस्पांस का लेवल जब मुझे और आपको ये बात फरूख साहब पता है कि ऐसे लोग ऐवान का माहौल खराब करते हैं, चाहे वो रोहेल असगर साहब हैं, चाहे वो मुराद सईद, जब हमें पता है तो स्पीकर साहब क्यों ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंट इजलासों में आने देते हैं? उनका इस्तेकाक है कि वो रुके। देखें, एक मिनट, आप मुराद सईद की वोट वीडियो देख रहे हैं, उससे पहले मुराद सईद ने बारहा रोकने की उन्होंने कोशिश की, इवन जब वो डाइस के ऊपर भी थे, उस वक्त भी जब बुक्स चल रही थी, अगर आप उनकी पूरी फुटेज देखें तो पहले वो हाथ उठाकर इस तरीके से रोक रहे थे। मैं वहां पर मौजूद था, मैं आखिरी वक्त तक जो है वो दोनों जानिब से जो है मैं ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप इस काम को रोके। आप वो फुटेज देख रहे, जब मुराद सईद को भी आगे भूख लगी और जब उसने देखा कि हमारी खातून भी जख्मी हो गई है, तो फिर मुझे ये बताएं कि जब खातून जख्मी हो गई हमारी, तो फिर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप कोई कदम लेते हैं तो फिर उसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई हमलावर हो गया। तो वो पूरी फुटेजेस मौजूद हैं। आप और मुराद सईद दोनों आईएसएफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं इनफैक्ट, तो हमें ऐसे ही लगा कि जैसे आईएसएफ और किसी दूसरी जमात की स्टूडेंट फेडरेशन का झगड़ा हो गया कॉलेज में। यकीन माने ऐसे मनाज़िर नहीं होने चाहिए थे। आगे की बात करिए। आज के इजलास की बात रही है। अच्छा फरूख साहब, अब आज के इजलास की बात कर लेते हैं कि आज के इजलास में भी हमें क्या यही हुल्लड़बाजी, यही गालम गलोच देखने को मिलेगा? क्योंकि कल वही बात जिससे इमरान ने की कि इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से इसको कवर किया, जिस तरह से आर्टिकल्स आए, बदनामी तो एट द एंड ऑफ द पाकिस्तान की हुई। तो हमें आज भी क्या यही सब होगा, या हम गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सबर, कुछ मैकेनिज्म, कुछ स्ट्रैटेजी का हमें मुजाहरा देखने को मिलेगा? देखें, हुकूमत की जानिब से पहले भी कभी कुछ नहीं हुआ। आप ये देखें कि अगर आप पूरी तारीख को उठा के देखें ना, होता यह है कि मॉडल टाउन में वाकया हो जाए, पूरी जमात नजर आ जाती है। गुजरांवाला से हमारा लॉन्ग मार्च जा रहा हो तो बिल्लू भट्ट, कोमी भट्ट आ जाते हैं। मुल्तान में शाह महमूद साहब के घर पे हमला हो जाता है, कभी गुल्लू भट्ट नजर आते हैं। ये बहुत सारी, मैं जब ये कहता हूँ कि पूरी नैब पेशी पे जाए तो वहां पथराव शुरू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाए वहां पर हमले हो जाते हैं। और इनसे बचा कौन है? ना मीडिया बचा है, ना जजेस बचे हैं इनकी जुबान से, या इनके हाथों से, या इनकी गोलियों से। ये एक पूरा एक इनका माइंड सेट है। बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं आपको कह रहा हूँ, हल क्या है फरूख साहब? हमने जो बात सुन, मैं हल बताता हूँ। देखें, हमने जो है वो स्पीकर साहब ने, फखर हमाम साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इस कौमी असम्बली के वो स्पीकर रह चुके हैं, और मेरे ख्याल में कभी उन्होंने किसी अरकान असम्बली को शायद एहतराम के अलावा उफ तक भी ना कहा हो। सही। उन जैसे शख्स के ऊपर मुश्तमिल स्पीकर साहब ने जिम्मेदारी लगाई कि आप इनके साथ जो है वो बातचीत करें, चाहे वो कानून साजी हो, चाहे वो अवान के मामला को आगे चलाने के लिए मामला हो, ये उनके साथ भी बैठने को तैयार। जब आप एक एजेंडे के ऊपर हो, जब आपका एजेंडा जो है वो डिस्ट्रक्शन हो, अवान की कार्रवाई को ना चलने दिया जाए, तो फिर आप जितनी मर्जी बैठ के बातचीत कर ले। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि मीडिया को भी गवाह बनाया जाए। मैं अब ये चाहता हूँ, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मीडिया को भी इस चीज का गवाह बनाया जाए कि जिस नतीजे पे हम इनके साथ पहुंचते हैं, जिस बात को हम ये तय करें, फिर हम उस डॉक्यूमेंट को भी पब्लिक करें कि ये चीजें तय हुई थी, ताकि कल को आपको ये कर लें ये अब करें या बाद में करें, वायलेशन कहां से हुई। मैं हम तो उस वक्त से बीइंग पॉलिटिकल साइंस के, फारूक हबीब साहब बीइंग पॉलिटिकल साइंस के एक अदना से तालिब इल्म होने के नाते और पाकिस्तान की तारीख पढ़ने के बाद, मैं तो सच्ची बताऊं, हम उस दिन से डरते हैं जब ना हुकूमत रहे ना अपोजिशन रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिल के बैठ के कर लें तो ज्यादा बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। आप लोग हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, हमारी उम्मीदें आप लोगों से हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, लेकिन अवाम ने आपको
मुंतखब करके भेजा है। तो अल्लाह करे कि ये मामला हल हो, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट बतौर बड़ा भाई, बतौर कस्टोडियन होने के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करे, और अपोजिशन भी अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहिरा करे, मसला हल हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। बड़ा दुखी है, इसीलिए हम थोड़े से दुखी सवाल भी कर रहे थे, और कतन इसका ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ पे अपोजिशन पे तनकीद करें या हुकूमत पे तनकीद करें। इदारे का क्या हाल हो रहा है, सबसे मोहतरम हमारा इदारा है जहाँ पे हमारी कौम के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, और उसमें जब गालम गलोच होगी, जब वो कॉपियाँ एक दूसरे पे फेंकी जाएंगी, खवातीन जख्मी होंगी, तो दुनिया कैसे देखेगी। आज का इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देख लीजिए। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस में।